सोचिए जरा, रातों रात दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा आपके हाथ लग जाए। एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर आप उसे सिर्फ एक कागज के टुकड़े या कह लीजिए एक महज वादे के बदले खुशी खुशी वापस कर दें। मतलब सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर का प्लॉट लगता है ना? हाँ बिल्कुल, किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा, है ना? यस। लेकिन 1994 में यूक्रेन ने बिल्कुल यही किया था। तो द डीप डाइव की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम रोजमर्रा की ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस के शोरगुल से बाहर निकलने वाले हैं, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। सही बात है। हमारा आज का मिशन दुनिया के सबसे उलझे हुए भू राजनीतिक मुद्दों में से एक, रूस और यूक्रेन के विवाद की गहराइयों में जाना है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस संघर्ष की असली जड़ें कहाँ हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही ठोस सामग्री है। बिल्कुल। आज के हमारे स्रोत काफी विस्तृत हैं। हमारे पास विकिपीडिया के ऐतिहासिक आर्टिकल्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास की एक ऐतिहासिक थीसिस है, चैथम हाउस का एक पॉलिसी रिसर्च पेपर है और साथ ही ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की एक बहुत ही अहम ग्राउंड रिपोर्ट भी है। हाँ, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बुनियादी बात स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। जी बताइए। देखिए, हमारे इन स्रोतों में वामपंथी और दक्षिणपंथी यानी लेफ्ट और राइट विंग दोनों तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण शामिल हैं। एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर हम यहाँ किसी भी पक्ष या विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा काम कोई साइड लेना नहीं है। एग्जैक्टली। हमारा उद्देश्य केवल इन मूल स्रोतों में दी गई जानकारियों और तथ्यों को श्रोताओं के सामने रखना है, ताकि वे खुद इस मुद्दे को समझ सकें। हम बस एक गाइड की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा अनपैक करते हैं। इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो अक्सर न्यूज की जल्दबाजी में कहीं पीछे छूट जाते हैं। और इसके लिए हमें काफी पीछे जाना होगा। हाँ, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सीधे 9वीं शताब्दी के कीव रूस के दौर में चलना होगा। मतलब ये एक मध्यकालीन स्लाविक राज्य था जिसकी राजधानी कीव थी। स्रोत बताते हैं कि इस राज्य की विरासत पर असल में हक किसका है, इसे लेकर एक बहुत लंबी बहस चल रही है। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी ऑफ अरकानसास की थीसिस के अनुसार इस विरासत को लेकर 3 अलग-अलग ऐतिहासिक विचारधाराएं हैं। अच्छा, वो 3 विचारधाराएं क्या हैं? देखिए, पहली सोवियत विचारधारा है जो मानती थी कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस तीनों को इस विरासत का समान अधिकार है। दूसरी यूक्रेनी विचारधारा है जो कहती है कि यूक्रेन ही इस राज्य का असली वारिस है। और तीसरी है रूसी विचारधारा जो ये दावा करती है कि मॉस्को ही इस महान साम्राज्य का इकलौता और जायज उत्तराधिकारी है। यहीं पर एक बहुत ही पेचीदा सिद्धांत सामने आता है जिसे यूरेशियनिज्म कहते हैं। यूरेशियनिज्म मतलब ये अलेक्जेंडर डुगिन वाला सिद्धांत? हाँ बिल्कुल, अलेक्जेंडर डुगिन जैसे विचारकों ने इसे काफी बढ़ावा दिया है। इसके तहत रूस खुद को सिर्फ एक यूरोपीय देश नहीं मानता बल्कि एक अलग यूरेशियन सभ्यता मानता है। समझ रहा हूँ। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है, ओदिन नरोद यानी एक आवाम या वन पीपल। रूस इसी आधार पर ये मानता है कि यूक्रेन कोई अलग देश है ही नहीं, वो रूस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का ही एक हिस्सा है। रुकिए, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कीव तो आज यूक्रेन की राजधानी है ना, वो उनके देश की सीमाओं के अंदर है। तो फिर मॉस्को जो कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो किसी दूसरे देश के शहर की विरासत पर अपना पहला हक कैसे जता सकता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है इस पूरे विवाद की। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा हुआ ना जैसे 2 परिवार एक ही महान पूर्वज की वसीयत पर अपना अपना हक जता रहे हों और दोनों का मानना हो कि वही असली वारिस हैं, लेकिन एक परिवार दूसरे के घर पर कब्जा करके कह रहा है कि असली मुखिया हम हैं। ये बहुत अच्छी तुलना की आपने, क्योंकि मॉस्को का ये दावा सिर्फ इतिहास का विवाद नहीं है, ये रूस की अपनी सुपर पावर और ग्रेटर रशिया वाली पहचान का सवाल है। वो कैसे? देखिए, रूस का मानना है कि कीवन रूस का राजनीतिक केंद्र भले ही कीव में था, लेकिन जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो सत्ता धीरे धीरे मॉस्को खिसक आई। तो अगर आज यूक्रेन पूरी तरह से अलग होकर यूरोप की तरफ चला जाता है तो रूस की वो सुपर पावर वाली ऐतिहासिक बुनियाद ही ढह जाती है। बाप रे, मतलब उनकी पूरी आइडेंटिटी इस पर टिकी है। खैर, एक पल के लिए मान लेते हैं कि दोनों का इतिहास एक है। अगर नैरेटिव ये है कि दोनों एक आवाम है, तो फिर ये दरार इतनी गहरी कैसे हो गई? ये बहुत ही तार्किक सवाल है ना? मतलब नौबत युद्ध तक कैसे आ गई? अगर हम 20वीं सदी के इतिहास को देखें
तो हमारे स्रोतों में 1930 और 40 के दशक की कुछ खौफनाक घटनाओं का जिक्र है। हाँ, और वो घटनाएं इस पूरी कड़वाहट की असल वजह है। पहली घटना है 1932-33 का होलोडोमोर। होलोडोमोर। जी, अक्सर लोग इसे सिर्फ एक अकाल समझ लेते हैं, लेकिन ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये सोवियत नेता स्टालिन द्वारा थोपा गया एक कृत्रिम अकाल था, एक मैन मेड फैमिन। मतलब जानबूझकर अकाल पैदा किया गया। बिल्कुल। स्टालिन ने खेती के ऐसे नियम बनाए जिन्हें पूरा करना नामुमकिन था। किसानों से उनका सारा अनाज छीन लिया गया, यहाँ तक कि अगले साल बोने वाली बीज भी। और जब भुखमरी शुरू हुई तो सीमाओं को सील कर दिया गया, ताकि कोई गांव छोड़कर भाग ना सके। ये तो बहुत ही क्रूर है। बहुत ज्यादा। इस अकाल में 45 लाख यूक्रेनी मारे गए थे। हालात इतने अमानवीय हो गए थे कि जिंदा रहने के लिए लोगों को कैनिबलिज्म यानी इंसानी मांस खाने तक की नौबत आ गई थी। अरे बाप रे, 45 लाख लोग, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है। हाँ, और इसके बाद दूसरी घटना 1944 की है, जिसे सुरिगन कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें स्टालिन ने क्राइमिया के मूल निवासियों, जिन्हें क्राइमियन ततार कहते हैं, उन पर नाजियों का साथ देने का झूठा आरोप लगाया और फिर उनका जबरन निर्वासन कर दिया। मास डिप्यूटेशन। जी, उन्हें मालगाड़ियों में जानवरों की तरह भरकर उज्बेकिस्तान भेज दिया गया। उस एक सफर में लगभग 46% ततार मारे गए थे। 46%? मतलब आधी आबादी लगभग खत्म हो गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज यूक्रेन का यूरोप की तरफ जो झुकाव है वो सिर्फ कोई आर्थिक या ट्रेड का फैसला नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है। तो क्या ये पीढ़ियों से चले आ रहे इस ऐतिहासिक ट्रॉमा से हमेशा के लिए आजाद होने की एक कोशिश है? अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर में देखें तो आपका ये निष्कर्ष 100% सही है। ये पुरानी यादें आज यूक्रेन की सिविक आइडेंटिटी यानी नागरिक पहचान का आधार बन गई हैं। उनके लिए पश्चिम से जुड़ना उस व्यवस्था से आजादी है जिसने उनके पूर्वजों को मारा था। और इस ट्रॉमा से बाहर निकलने का पहला बड़ा मौका 1991 में आया, जब सोवियत संघ टूटा। लेकिन आजादी की इस कहानी में 1954 का एक बहुत अजीब सा फैसला भी छुपा था। हाँ, वो निकिता क्रुश्चेव का फैसला था। 1954 में उन्होंने क्राइमिया को रूस से निकालकर यूक्रेन को सौंप दिया था। लेकिन क्यों? उस वक्त सोवियत संघ एक ही था, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। इसका कोई भू राजनीतिक असर नहीं दिखा। लेकिन जब 1991 में यूक्रेन आजाद हुआ तो क्राइमिया भी उसके साथ आजाद हो गया। एग्जैक्टली। और यहीं से क्राइमिया को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया और आजाद होते यूक्रेन के सामने एक और बहुत बड़ी स्थिति पैदा हुई। हाँ, वही जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु जखीरा। बिल्कुल। उन्हें विरासत में ये जखीरा मिला। और फिर आता है 1994 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने यूक्रेन से कहा कि भाई तुम अपने सारे परमाणु हथियार रूस को दे दो, बदले में हम तुम्हारी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करेंगे। हाँ, और यूक्रेन ने ये मान लिया। पर मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या न्यूक्लियर हथियार छोड़ना यूक्रेन की इस सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक भूल थी, या फिर अमेरिका और रूस के दबाव के आगे उस वक्त उनके हाथ बंधे हुए थे? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, 90 के दशक में पश्चिमी देशों को सबसे बड़ा डर ये था कि सोवियत संघ के टूटने के बाद ये परमाणु हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ ना लग जाएं। अच्छा, तो वो चाहते थे कि कंट्रोल एक ही जगह रहे। हाँ, अमेरिका की भी यही प्राथमिकता थी कि उस क्षेत्र में सिर्फ रूस ही एकमात्र परमाणु शक्ति बना रहे। दूसरी तरफ यूक्रेन की इकोनॉमी उस वक्त बिल्कुल चरमरा गई थी, तो उन पे दबाव डालना आसान था। बिल्कुल। और बुडापेस्ट मेमोरेंडम ने यूक्रेन को सुरक्षा का एक आश्वासन तो दिया, लेकिन नेटो के आर्टिकल 5 जैसी कोई कानूनी गारंटी नहीं दी। मतलब वो सिर्फ एक कागजी वादा था। हाँ, यूक्रेन को लगा कि महाशक्तियों का वादा काफी है, लेकिन यहीं से सुरक्षा का वो भ्रम शुरू हुआ जो आगे चलकर बहुत बुरी तरह टूटा। और ये भ्रम 2013-14 में आकर बिखर गया। मतलब आजादी के बाद का जो एक नाजुक सा बैलेंस था, वो यूरो मैदान प्रोटेस्ट के दौरान कैसे टूटा? देखिए, 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत ही जरूरी अग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। और इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर आ गए। हाँ, और हमारी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की ग्राउंड रिपोर्ट है, वो बताती है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं था। तो फिर असली मुद्दा क्या था वहाँ? असली मुद्दा था रोजमर्रा का भ्रष्टाचार।
मतलब आम नागरिक इस कदर परेशान थे कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल में रिश्वत देनी पड़ती थी, अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर को पैसे खिलाने पड़ते थे। ये तो बहुत ही बेसिक और बुनियादी अधिकारों का आनंद है। बिल्कुल, ये गुस्सा उस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ था और जब सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों को हिंसा से कुचलने की कोशिश की, जिसमें 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे भी गए थे। जी, तब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए और राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही यानुकोविच भागे, 27 फरवरी 2014 को क्राइमिया में कुछ ऐसे हथियारबंद सैनिक घुस आए जिनकी वर्दी पर कोई नाम या पहचान का चिन्ह था ही नहीं। हाँ, जिन्हें दुनिया ने लिटिल ग्रीन मैन का नाम दिया। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना जैसे कोई बिना नाम की वर्दी पहने आपके घर का दरवाजा तोड़ दे और फिर अंदर मौजूद लोगों पर बंदूक तान कर कहे कि अब इस घर के कागज मेरे नाम कर दो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत थी। शुरू में रूस ने बिल्कुल इनकार किया कि ये उनके सैनिक हैं। हाँ, वो तो साफ मुकर गए थे। लेकिन बाद में ये साबित हो गया। विकिपीडिया के स्रोतों में रूसी एफएसबी कर्नल इगोर गिरकिन का एक कबूलनामा भी है। क्या कहा था उसने? उसने खुलेआम माना था कि क्राइमिया के सांसदों को लिटरली बंदूक की नोक पर रखकर वोट डालने के लिए मजबूर किया गया था ताकि क्राइमिया को रूस में मिलाने का प्रस्ताव पास हो सके। अरे बाप रे! और जब ये युद्ध क्राइमिया से निकलकर पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास तक पहुंच गया तो इसे रोकने के लिए मिन्स्क समझौते हुए। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि वो कागजी समझौते भी एक कूटनीतिक जाल बन गए। हाँ, मिन्स्क समझौते। सबसे पहले तो रूस का एक नोवोरूसिया प्रोजेक्ट था जिसका मकसद यूक्रेन को फेडरलाइज करके अंदर से कमजोर करना था। और मिन्स्क को लेकर चैथम हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है? वो इसे एक कनंड्रम यानी एक पहेली बताती है। यूक्रेन के लिए मिन्स्क का मतलब था अपनी संप्रभुता वापस पाना। पहले सीज फायर, फिर बॉर्डर कंट्रोल और फिर चुनाव, जो कि एक सीधा सा लॉजिक लगता है। बिल्कुल, लेकिन रूस की व्याख्या एकदम उल्टी थी। रूस चाहता था कि पहले चुनाव हो, उन इलाकों को अत्यधिक स्वायत्तता मिले जिससे कि यूक्रेन की केंद्रीय सरकार ही अपंग हो जाए। अच्छा, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब दोनों देशों ने एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, लेकिन एक उसे किराए का एग्रीमेंट मान रहा था और दूसरा उसे बिल्डिंग को गिराने का ऑर्डर। एग्जैक्टली। ये समझौता तो शुरू से ही फेल होने के लिए बना था ना? बिल्कुल, और इसीलिए पश्चिमी देशों की मोरेल प्लान और स्टाइनमायर फॉर्मूला जैसी कोशिशें भी नाकाम रहीं, क्योंकि कूटनीति में संप्रभुता या तो होती है या नहीं होती है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। सही बात है। अब इन बंद कमरों की वार्ताओं और कूटनीति से बाहर निकलकर वापस जमीनी हकीकत पर आते हैं। जब नेता कागजों पर ये सब बहस कर रहे थे, तब उन इलाकों में रहने वाले आम लोगों और उनकी संस्कृति का क्या हो रहा था? देखिए, जमीनी हकीकत बहुत ही डरावनी थी। वहाँ रसिफिकेशन यानी रूसीकरण की एक सोची समझी प्रक्रिया शुरू हुई। इसके कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, क्राइमिया में 2013 में जहाँ 13,000 से ज्यादा बच्चे यूक्रेनी भाषा पढ़ते थे, कब्जे के बाद वो संख्या घटकर सिर्फ 371 रह गई। सिर्फ 371? ये तो 31 गुना की गिरावट है। बिल्कुल, और 7 यूक्रेनी स्कूलों को पूरी तरह रूसी स्कूलों में बदल दिया गया और जो लोग रूसी नागरिकता स्वीकार नहीं करते थे उन्हें काम करने और रहने का अधिकार तक छीन लिया जाता था। मतलब पासपोर्ट को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ, और इसमें रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च और पैट्रियार्क किरिल की भूमिका भी बहुत बड़ी थी। उन्होंने राष्ट्रवाद और धर्म को जोड़कर इसे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लड़ाई का रूप दे दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी देश की जमीन पर टैंकों से कब्जा करना ही असली अमल है, या फिर स्कूलों से उनकी भाषा को मिटा देना और उनके चर्च या धर्म को स्टेट के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना देना उससे भी कहीं बड़ा और स्थायी वार है? ये बहुत गहरी बात कही आपने। देखिए, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा और पहचान में बसती है। बिल्कुल। और उसी आत्मा पर चोट करना ही नव उपनिवेशवाद या नियो कॉलोनियलिज्म का असली चेहरा है। टैंक वापस जा सकते हैं, लेकिन जब आप पहचान मिटा देते हैं तो वो घाव कभी नहीं भरता। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि आज के इस दौर में जब हर दिन सोशल मीडिया और न्यूज पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, हेडलाइंस तो बस यही बताती हैं। बिल्कुल, लेकिन द डीप डाइव का मकसद है ये समझना कि ये क्यों हो रहा है। ये ज्ञान सिर्फ एक देश के इतिहास का नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शॉर्टकट है कि आज की दुनिया असल में काम कैसे करती है और संप्रभुता की कीमत कितनी भारी हो सकती है।
और कैसे इतिहास हमेशा वर्तमान को आकार देता है। बिल्कुल। तो सेशन खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के विचार के लिए एक बात छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, जब एक देश अपने सदियों पुराने दर्दनाक इतिहास को भूलने से साफ इनकार कर दे और दूसरा देश उसी इतिहास को अपनी ताकत के दम पर दोबारा लिखना चाहे, तो इसका अंत क्या होगा? क्या आने वाले कल में तय की गई सीमाएं लोगों की पहचान तय करेंगी, या फिर लोगों की अपनी पहचान दुनिया के नक्शे और सीमाओं को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? इसी सवाल के साथ आज का डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।